हेलो टू ऑल स्टूडेंट ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। बायोटेक्नोलॉजी जब हम पढ़ रहे थे तो क्लोनिंग वेक्टर के बारे में, जो ट्रांसमिशन वेक्टर होता है जो हमारे वांछित डीएनए को किसी और ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करता है, जिसको क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने अभी तक प्लाज्मिड के बारे में ही पढ़ा है। क्लोनिंग वेक्टर के कई टाइप्स हैं, क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, किस के लिए वो अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं, इसमें आप पढ़ेंगे इस वीडियो में। क्लोनिंग वेक्टर जो है क्या करता है, द मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ डीएनए हैज़ बीन मेड पॉसिबल बाय द क्लोनिंग ऑफ डीएनए। द टू क्लोनिंग मॉलिक्यूल्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग आर डीएनए टू बी क्लोन्ड एंड ए क्लोनिंग वेक्टर। ओके, एक जो भी क्लोनिंग वेक्टर में हम जीन डालते हैं, हमें दो चीज़ की रिकॉम्बिनेंट डीएनए में आवश्यकता होती है। टू मॉलिक्यूल्स दैट आर रिक्वायर्ड, कौन कौन से दो मॉलिक्यूल्स हैं? एक तो डीएनए जिसको क्लोन करना है, जिसकी बहुत सारी प्रतियां बनानी है, और दूसरा होता है क्लोनिंग वेक्टर, जो जिसके अंदर डीएनए को हम ट्रांसफ़र करते हैं। A cloning vector is a small piece of DNA taken from a virus, plasmid or cell of higher organism. Okay, तो अभी तक हम जब पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि सिर्फ प्लाज्मिड जो होता है वो क्लोनिंग वेक्टर होता है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ है कि एक स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है जो वायरस जैसे बैक्टीरियोफेज होते हैं वहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, प्लाज्मिड इसके बारे में हमने पढ़ा है, और सेल ऑफ हायर ऑर्गेनिज्म, उसके बाद जो फंजाई है या उसके बाद दूसरे हायर ऑर्गेनिज्म हैं, उनसे भी हम जो डीएनए है उससे क्लोनिंग वेक्टर का निर्माण कर सकते हैं। दैट कैन बी स्टेबली मेंटेन्ड, जो स्थायी तरह से पाया जाता है, इनटू विच ए फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी इंसर्टेड फॉर क्लोनिंग पर्पस। ओके, तो क्लोनिंग वेक्टर कई प्रकार का होता है, कई जगह से हम उसको व्युत्पन्न कर सकते हैं, स्टेबली मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनिज्म में, और ये फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट को प्रवेश करवा सकता है। मोस्ट वेक्टर्स आर जेनेटिकली इंजीनियर्ड। अब कई ऐसे प्राकृतिक रूप से जो वेक्टर्स हैं वो हमारे इतने काम नहीं आते हैं, इसलिए हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की प्रोसेस के लिए वेक्टर्स को चेंज किया है, उनको जेनेटिक इंजीनियरिंग से थोड़ा सा मॉडिफाइड किया है और हमारे अनुकूल, हमारे एक्सपेरिमेंट के अनुकूल बनाया है। द क्लोनिंग वेक्टर इज़ चूजन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड टाइप ऑफ डीएनए टू बी क्लोन्ड। अब कौन सा क्लोनिंग वेक्टर लेना है, इसको डिसाइड किया जाता है कि हमें जो वांछित डीएनए है वो कितना इसमें इंसर्ट करना है, उसके हिसाब से हम क्लोनिंग वेक्टर का चुनाव करते हैं। द वेक्टर देयरफॉर कंटेन फीचर्स दैट अलाउ फॉर कन्वीनियंट इंस्ट्रक्शन और रिमूवल ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इन और आउट ऑफ द वेक्टर। ओके, तो हम जो वेक्टर सेलेक्ट करते हैं उसमें वो कन्वीनियंट होना चाहिए, इजी हैंडलिंग होना चाहिए, जिसमें हम इजी तरह से हमारा डीएनए इंसर्ट कर सकें या फिर वापस जब निकालना हो तो बाहर निकाल सकें। और फॉर एग्जांपल, बाय ट्रीटिंग द वेक्टर एंड द फॉरेन डीएनए विद द इंस्ट्रक्शन एंजाइम, देन लाइगेटिंग द फ्रेगमेंट ऑल टुगेदर। ओके, तो फॉरेन जो डीएनए है, इंस्ट्रक्शन रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम है, उनसे हम ट्रीट करवाते हैं और फिर फ्रेगमेंट्स को आपस में लाइगेट जोड़ते हैं। आफ्टर ए डीएनए फ्रेगमेंट हैज़ बीन क्लोन्ड इनटू ए क्लोनिंग वेक्टर, इट मे बी फर्दर सब क्लोन्ड इनटू अनदर वेक्टर डिज़ाइन फॉर मोर स्पेसिफिक यूज। एक बार हम डीएनए को एक वेक्टर में इंसर्ट कर देते हैं, उसके बाद भी हमारे दूसरे उपयोग के लिए और दूसरे डीएनए में दूसरे वेक्टर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं फॉर सब क्लोनिंग, एक्स्ट्रा क्लोनिंग के लिए।
क्लोनिंग वेक्टर की ज़रूरत क्यों है? क्लोनिंग वेक्टर इज़ यूज्ड एज ए व्हीकल टू आर्टिफिशियल कैरी फॉरेन जेनेटिक मटेरियल इनटू अनदर सेल। अब क्लोनिंग वेक्टर की क्या ज़रूरत होती है? क्लोनिंग वेक्टर की इसलिए ज़रूरत होती है कि हम अपना जो डिज़ायर्ड डीएनए है उसको क्लोनिंग वेक्टर में इंसर्ट करवा के जहाँ पे भी हमें ट्रांसफ़र करना है वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पर ये रेप्लिकेट हो सकता है या एक्सप्रेस हो जाता है प्रोटीन में। इट इज़ यूज टू एम्पलीफाई ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इनटू मैनी कॉपीज़। ओके, एक कॉपी हमारे पास, हमने जैसे तैसे हमारा एक पर्टिकुलर विशेष प्रोटीन का जो जीन है उसको हमने ढूंढ लिया। ओके, मान लो एक सेल है, एक कोशिका है, उसमें हमें कोई भी एक प्रोटीन प्रोडक्ट है उसका जीन हमने ढूंढ लिया। इसको हमने इस फ्रेगमेंट को जिससे वो प्रोटीन बनता है उसको हमने छांट लिया डीएनए को। अब हम इस डीएनए की बहुत सारी कॉपी बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको पहले किसी प्लाज्मिड में या क्लोनिंग वेक्टर में एंटर करेंगे, फिर इसको हम किसी ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ, और फिर ये जब ऑर्गेनिज्म बहुत सारी अपनी कॉपी बनाता है तो उसके साथ साथ इसकी भी बहुत सारी कॉपी बन जाती है। तो रेप्लिकेशन के लिए एक डीएनए को बहुत सारी कॉपीज़ बनाने के लिए क्लोनिंग वेक्टर्स आर डीएनए मॉलिक्यूल दैट आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट क्लोन्ड सीक्वेंस बिटवीन बायोलॉजिकल होस्ट एंड द टेस्ट ट्यूब। वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं बायोलॉजिकल होस्ट, जैसे ज़्यादातर तो बैक्टीरिया ही होते हैं, होस्ट सेल या टेस्ट ट्यूब। विदाउट क्लोनिंग वेक्टर, ये लाइन इम्पॉर्टेंट, कि बिना क्लोनिंग वेक्टर के मॉलिक्यूलर जीन क्लोनिंग जो है ये टोटली इम्पॉसिबल। ओके, जीन की क्लोनिंग हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में करते हैं क्लोनिंग वेक्टर के बिना नहीं हो सकती। इसलिए क्लोनिंग वेक्टर इसमें सबसे महत्वपूर्ण टूल है, सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है जिससे हम जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जीन में मॉडिफिकेशन और ये सब करते हैं। देखिए क्या किया जाता है, हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ी थी, उसमें आप देखिए जैसे हमने इंसुलिन का बार बार एग्जाम्पल लेते हैं। ये एक सेल है जिसमें हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है जिसको हम वांछित जीन कहते हैं। सेल विद डीएनए कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, इसमें एक ऐसा जीन है जो इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। पहले तो उस जीन को आइसोलेट करते हैं। ओके, हमने बाहर निकाल लिया, बाहर निकाल के हमने वो ढूंढ लिया जीन। इतने में से ढूंढना ही बहुत बड़ी एक क्या है, चैलेंज है कि कैसे हम हमारा टारगेट जो जीन होता है उसको कोशिका से बाहर निकालते हैं और सिर्फ उसी जीन को हम आगे यूज़ करेंगे, पूरे जीनोम को यूज़ नहीं करते। उसके बाद हम यहाँ देखिए एक बैक्टीरियल सेल है, उसमें से क्लोनिंग वेक्टर निकाला है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। इसको और इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज से ट्रीट करते हैं जिससे इनके जो सिरे हैं, एंड्स, वो सेम हों और आपस में जल्दी से चिपक जाएं। ओके, फिर हम इनको कंबाइन करते हैं। ये आपको बार बार ये प्रोसीजर इसलिए समझाया जा रहा है कि जब इस पे क्वेश्चन आए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को समझें और इस डायग्राम को तो कम से कम बना ही दें। और फिर उसके बाद देखिए यहाँ दोनों को कंबाइन कर दिया है, मिला दिया। अब ये जो है इसको हम कहते हैं rDNA। ओके, और यहाँ तक की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ओके, उसके बाद जो है 6 नंबर पर ऐड डीएनए लाइगेज ऐड करते हैं जिससे ये जुड़ जाता है। अब इसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ये पूरा जो चीज़ है ये प्लाज्मिड है, इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। और इसको हम वापस
उस ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करेंगे जहाँ हमने ये प्लाज्मिड पहले से लिया था। उसके बाद अब जब देखिए इसकी बहुत सारी जब सेल बन रही है, अब इस बैक्टीरिया जब अपने रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसमें जब प्रजनन हो रहा है, तो देखिए कितनी सारी सेल है और हमारा एक जो जीन है वो कितनी मात्रा में, ठीक है, बहुत सारी कॉपीज़ बन गई है जीन की। तो यही हमें करना है, इसको कहते हैं जीन की क्लोनिंग। अब जो इसकी हिस्ट्री है, जो साइंटिस्ट हैं बोयर, इटाकुरा, रिक्स, वर्किंग इन बोयर की लैब में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, उन्होंने जनरल क्लोनिंग वेक्टर जिसमें यूनिक रेस्ट्रिक्शन साइट्स थी उसको काम में लिया और एक्सप्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थे उसका उन्होंने सिलेक्शन करके बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्म किया। ओके, 1977 में फर्स्ट वेक्टर उन्होंने डिज़ाइन किया क्लोनिंग के लिए, जो था PBR322। ओके, ये नाम है, वैसे इसमें ये मॉडिफाइड किया गया, ओरिजिनल प्लाज्मिड नहीं है, हमारे क्लोनिंग पर्पस के लिए। ओके, हमारी इस विधि के लिए, इस प्रोसेस के लिए हमने एक प्लाज्मिड बनाया जो हर जगह काम आ जाता है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में यूज हो सकता है। तो दिस वेक्टर वाज स्मॉल, 4 किलो बेस साइज़ था और 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हैं सिलेक्शन के लिए। ये आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं। वैसे बहुत सारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री जब शुरू करते हैं तो 1960s में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस बताई गई। उसके बाद 67 में आइसोलेशन ऑफ फर्स्ट डीएनए लाइगेज जो एंजाइम होता है उसका आइसोलेशन है। उसके बाद 1968 में आइसोलेशन ऑफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन फैक्टर दैट कुड सेलेक्टिवली कट बैक्टीरियोफेज डीएनए। एक रेस्ट्रिक्शन फैक्टर्स प्रोड्यूस किया गया जो कि बैक्टीरियोफेज डीएनए को कट कर सकता था। फिर आइसोलेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की मैपिंग, तो कई सारी चीज़ें हैं। नोबेल प्राइज़ इसमें दिया गया है स्मिथ, आर्बन और नाथन को फॉर द डिस्कवरी ऑफ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। ओके, तो नोबेल प्राइज़ दिया गया स्मिथ, आर्बन एंड नाथन्स को फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो फीचर्स हैं क्लोनिंग वेक्टर के वो आपको बताए जा चुके हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, क्लोनिंग साइट होनी चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, रिपोर्टर्स जीन होने चाहिए, ये आपको सब पढ़ाया जा चुका है। इसके अंदर जो मैं पढ़ाना चाहती हूँ वो आपको है कि डिफरेंट टाइप के जो क्लोनिंग वेक्टर्स हैं, जैसे प्लाज्मिड है, हमने अभी तक सिर्फ प्लाज्मिड एज ए क्लोनिंग वेक्टर पढ़ा है और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि क्लोनिंग वेक्टर्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं, किस किस बेसिस पे इनका अलग अलग किया गया है। तो ये हम पढ़ेंगे। प्लाज्मिड जो है, सबसे पहले प्लाज्मिड इज ए ऑटोनोमियस रेप्लिकेटिंग सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड एक्स्ट्रा ये क्वेश्चन ज़्यादातर जब भी अटेंड किया है, प्लाज्मिड का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव में लिखा आता है एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, जो सेल्फ रेप्लिकेट होता है, ऑटोनोमियसली रेप्लिकेट होता है। ओके, और जिसको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है उसका जो मेन क्रोमोजोम होता है उससे। तो ये जो चीज़ है ये याद रखनी है इसके अंदर। अब इस प्लाज्मिड वेक्टर की और क्या विशेषता है, ज़्यादातर बैक्टीरिया में पाया जाता है और कभी कभी जो आर्किया है, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि फंजाई वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ है जो याद रखनी है, 1/2 किलो बेस इसके अंदर, ये इसकी साइज़ है और ये कितना इंसर्ट कर सकते हैं, कितने किलो बेस साइज़ का डीएनए, फॉरेन डीएनए उसके अंदर ले सकते हैं, चिपका सकते हैं। तो उसके
इसकी साइज़ आपको याद रखनी ज़रूरी है। इसके आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं। अगर हमारा जीन बड़ा है, डिजायर्ड जीन, टारगेट जो जीन है वो साइज़ में बड़ा है, तो फिर प्लाज्मिड काम नहीं आता है, हमें किसी और तरह का क्लोनिंग वेक्टर आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपको साइज़ याद रखनी है इसके अंदर। मैनी प्लाज्मिड हैव हाई कॉपी नंबर, और हाई कॉपी नंबर इज़ यूज़फुल। कभी कभी प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो बना लेते हैं, उसके बाद उनकी इतनी रेप्लिकेशन स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो भी काम नहीं आते। और लो कॉपी नंबर वाले जो प्लाज्मिड है वो भी कभी कभी काम लिए जा सकते हैं व्हेन द प्रोटीन फॉर्म्ड फ्रॉम क्लोन जीएनए इज़ टॉक्सिक टू द सेल। इसमें कौन कौन से प्लाज्मिड हैं जो जनरली हम काम में लेते हैं पर्पस से? PBR 322, और 2 तो आप याद रखें कम से कम, PUC 18। ओके, नेक्स्ट में हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम देखेंगे कि कौन से और टाइप के क्लोनिंग वेक्टर हैं।